ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के देवलान गांव में एक महिला का शव उसके कमरे में फांसी पर लटका पाया गया। यह घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, बीती रात किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ था। महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं और घटना के बाद से पति भी फरार है। महिला के मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया। महिला की शादी को आपको बता दें 2017 में शादी हुई थी। शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन उसे बच्चे नहीं हो रहे थे। इस कारण वह तनाव में थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र के देवलान गांव की है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजते हुए मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना है कि आज 4 रोज से मार रहा है बेल्टन हैं और उसके बाद 8-9 बजे की बात होती थी लड़की से, और उसके बाद वो मार के भाग गया। कौन भाग गया? पति, लड़की का पति। लड़की कौन है आपकी? रेखा। क्या नाम है? रेखा। रेखा। उसके पति क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। शादी कब हुई थी? 7 मई 2017। आप कौन है भाई साहब? भाई हो। लड़की के भाई? हाँ। अच्छा। अब बात करते हैं अगली खबर की। इटावा डीएम एवं मुख्य विकास अधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान मेन गेट पर मौके पर स्ट्रेचर नहीं मिला तथा मुख्य गेट पर स्ट्रेचर कड़ी बंधी हुई स्ट्रेचर में पाई गई और कोई भी ड्यूटी पर तैनात नहीं था। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमएस को पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों की लंबी लाइन लगी देखते ही मरीजों से एक एक करके बात की एवं उनके बेहतर इलाज के लिए संबंधित को निर्देशित किया। मौके पर सभी मरीजों से एक एक करके इलाज के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पैसे आदि तो नहीं लिए जा रहे हैं। यदि ऐसा कुछ हो तो आप निसंकोच बता सकते हैं। प्रसव कक्ष का निरीक्षण किया एवं मौके पर मरीजों की संख्या आदि का भी परीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रजिस्टर आदि भी चेक किए। मौके पर प्रसव रजिस्टर में आशा के नाम दर्ज नहीं पाए गए, जिस पर उन्होंने महिला सीएमएस को आशाओं के नाम आदि दर्ज किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कक्ष का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां पर उपस्थित कई बिचौलिया दलाल भी पाए गए और वहां पर खड़ी बाइकों को भी सीज कराया गया। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जालौन से यह अहम खबर है, जहां उरई कोतवाली से 2 अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जालौन के मुख्यालय उरई कोतवाली से पुलिस अभिरक्षा में लॉकअप में बंद चोरी के आरोपी पुलिस कर्मियों की आंखों में धूल झोंककर लॉकअप से बाहर निकलकर फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। एसपी के आदेश पर उरई कोतवाली में आपको बता दें दोनों चोरों और 2 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल 3 दिन पूर्व उरई कोतवाल ने चोरी की घटना को 3 दिन में खोलने का आश्वासन दिया था। कोतवाल की जद्दोजहद से पकड़े गए चोरों के ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की लापरवाही से कोतवाल के आश्वासन पर पानी फिर गया। बीती रात संकटमोचन मंदिर में हुई चोरी के आरोप में दोनों चोरों को पकड़ कर लाए थे। आज दिनांक 1/8/2024 को थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन में 2 अभियुक्त बच्चन रजक और छोटू उर्फ काली के अभिरक्षा से फरार होने की घटना घटित हुई है। रविवार की रात में बच्चन रजक, छोटू उर्फ काली तथा धर्मेंद्र खंगार द्वारा मंदिर के दान पात्र से 8,000 रुपये की चोरी की गई थी, जिसमें पुलिस टीम ने आवश्यक साक्ष्य संकलित करते हुए इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से 5800 रुपये, मंदिर के चोरी किए हुए घंटे एवं दरवाज़ा तोड़ने का लोहे का रॉड बरामद किया गया था। जालौन से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जिसमें जालौन पुलिस कोतवाली से 2 अभियुक्त फरार हो गए। यह मामला जालौन के
मुख्यालय उरई कोतवाली का है, जो सबसे बड़ी कोतवाली उरई कोतवाली को माना जाता है। और यहाँ कोतवाली पे पिछले दिनों चोरी के आरोप में 2 अभियुक्तों को कोतवाली लाया गया, जहां पर उनको कल रात बंद किया गया। और जब सुबह 7 बजे उनमें से दोनों अभियुक्तों ने क्लब भागने का प्लान बनाया और वहां पैरा छिटा कि मुझे बुखार हो रहा है, और बुखार छिटाने के बहाने से वो दोनों बाहर आए और फिर उन्होंने पैरा को धक्का देकर वहां से भाग गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कोतवाली में सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। कोतवाली में जिस तरीके से 2 अभियुक्त भागे हैं, हालांकि वो दोनों चोरी के आरोप में आए थे, लेकिन अगर कोई बड़े आरोपी होते हैं और इस तरीके से भागते हैं तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से 2 आरोपी जो भागे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने टीमें बनाकर दोनों अभियुक्तों को पकड़ने के लिए टीम बना दी है और दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया है। और साथ ही साथ जो पहरा था और जिसके जो प्रभारी थे, वहां उन दोनों के ऊपर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल फिर भी चेहरे पर यह है कि ये दोनों अभियुक्त कैसे भागे। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान, न्यूज़ जालौन। अगली खबर की बात करते हैं। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा जिले के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने जिला पंचायत सभागार में मंडल के 4 जिलों के अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाए। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करते हुए अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। वहीं गोंडा रेलवे स्टेशन पर बरामद हुए 16 नाबालिगों को लेकर देर से एफआईआर दर्ज होने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और जल्द से जल्द मानव तस्करी के मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के भी निर्देश दिए गए। अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जांच की जाए। जो भी दोषी हो उनको गिरफ्तार कर रेलवे स्टेशन पर लगातार निगरानी बनाते हुए मानव तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आज हमने उसके लिए भी कहा है कि इसकी अभी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मुझे जानकारी दी गई है कि इसमें कई और जिलों के भी, उसके लिए भी हमने आज कहा है और उसके लिए इसकी जांच ढंग से हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी निकले कि आखिर ये छोटी छोटी बच्चियां किस मकसद से भेजाई जा रही थी। क्या मकसद था उन कंपनी वालों का, वो पूरा आना चाहिए और जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उनको भी गिरफ्तारी के लिए निर्देशित। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए क्या उपाय क्या है? इसके लिए बाल आयोग जागरूकता के कार्यक्रम, मैंने जैसे कहा, त्रिस्तरीय जो हमारी वत्सल योजना है और अम्ब्रेला यानी विभिन्न डिपार्टमेंटों का समन्वय बनाकर महिला कल्याण विभाग के साथ इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के को भी लेकर हम बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। अब रुक रही है अगली अहम खबर की। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 5 एसीएमओ सहित 21 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। सभी गैर हाजिर कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया। इस लचर व्यवस्था के लिए सीएमओ को भी फटकार लगाते हुए सुधार लाने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी के अचानक सीएमओ कार्यालय में पहुंचने पर हड़कंप मच गया। वहां पहुंचते ही उन्होंने उपस्थिति पंजिका की जांच की। सभी को 1 हफ्ते के अंदर स्पष्टीकरण तलब किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा पुलिस ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस टीम ने सर्विलांस की मदद से युवक की गिरफ्तारी राजस्थान के धौलपुर से की। आपको बता दें कि एयरपोर्ट और कैंट रेलवे स्टेशन को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी फर्जी ईमेल आईडी तैयार करके डीजी कंट्रोल रूम को भेजी गई थी। उसके बाद उसने एसएचओ को व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया। पुलिस की जांच करते हुए नंबर ट्रेस कर छात्र तक पहुंची पुलिस। अगली खबर बागपत से है, जहां देवभूमि हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों पर डीएम और एसपी ने पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा पवित्र श्रावण मास में किया लाखों शिव भक्तों ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक
जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ियों के आपको बता दें स्वास्थ्य को लेकर जगह जगह शिविर भी लगाए गए। बागपत के परशुरामेश्वर पूरा महादेव मंदिर पर शिव भक्तों ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। अब बात अगली खबर की करते हैं। बांदा से अगली खबर है, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के छात्रों ने बिना रिजल्ट घोषित किए मेरिट लिस्ट जारी करने व एडमिशन में हो रही देरी के चलते आज सैकड़ों छात्रों ने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कुशवाहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय के गेट के बाहर रोड पर बैठकर जाम लगा दिया। सूचना पर तत्काल पहुंची स्थानीय पुलिस और महाविद्यालय प्रशासन व खुद प्राचार्य ने बच्चों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे रहे। एग्जाम हम लोगों ने इसलिए किया था क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट एमए की जारी कर दी गई है, परंतु बीए 6th सेमेस्टर के विद्यार्थियों का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण बीए 6th सेमेस्टर के विद्यार्थी मेरिट फॉर्म भरने में एवं मेरिट लिस्ट आने में असमर्थ है। महाविद्यालय में 60 सीटें हैं एमए की, लेकिन अभी किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र का नाम नहीं आया, जिस वजह से वो एडमिशन लेने में असमर्थ हैं एवं वंचित रह जाएंगे। इस कारण हमने आज पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के सामने आंदोलन प्रदर्शन एवं सड़क जाम करके महाविद्यालय को चेतावनी दी है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो विद्यार्थी परिषद एवं विद्यार्थी परिषद के साथ महाविद्यालय के कार्यकर्ता आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। इसके जिम्मेदार महाविद्यालय के प्रचारक के कुशवाहा होंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। अघोषित बिजली कटौती के विरोध में खैराबाद के मोहल्ला शेखपुर करणपुर तथा चिल्ला सराय के सैकड़ों ग्रामीणों ने विद्युत उप केंद्र पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बाद में प्रदर्शनकारियों ने सीएम डीएम समेत विभागीय अधिकारियों को मांग पत्र दिया, जिसके जरिए समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। अब बात करते हैं अगली खबर की। मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं खंड शिक्षा अधिकारी हनुमानगंज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उपस्थित पंजिका की भी जांच की है। 5 कर्मचारी इस दौरान अनुपस्थित मिले हैं, जिनका तत्काल वेतन रोकने का आदेश बीएससी को दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में एक अनाधिकृत व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ की गई तो संदिग्ध जवाब देने पर और वहां मौजूद लिपिक और वरिष्ठ लिपिक से पूछताछ करने पर अनाधिकृत व्यक्ति से उनके संबंध पाए गए। इस प्रकार प्राइवेट अनाधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा लिखवाया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां अगस्त के महीने की शुरुआत के साथ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने सभी जिलाधिकारियों आपको बता दें सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होगा, जिसकी रूपरेखा के लिए आज बैठक ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्य विभाग जैसे नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के साथ अन्य विभागों को उनके दायित्वों से अवगत करा दिया गया है। परेड ग्राउंड में हमारे यहाँ पे 15 अगस्त का समारोह किया जाएगा और जो हम लोगों की रूपरेखा होती है उसी क्रम में आज बैठक ली गई थी। समस्त विभागों को बुलाया गया था और जो मेन डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, नगर निगम हो गया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गए, उन सबको अवगत करा दिया गया उनकी ड्यूटी से और उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सुमित हृदयेश ने पिछले दिनों हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा संचालित किए जाने वाले फिटनेस सेंटर में भ्रष्टाचार के बड़े खेल का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में खनन और वाहनों के फिटनेस सेंटर भ्रष्टाचार का खेल कर रहे हैं। खुद कमिश्नर के छापे में ये खुला खेल सामने आया है। इसी प्रकार आपदा आने के बाद भी यह सरकार रिएक्टिव होती है, जबकि सरकार को प्रोएक्टिव होना चाहिए था। आपदा के इंतजामों को फेल बताते हुए उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में भी इस प्रकार की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ की अफसरशाही है। खुद उत्तराधिकारी आपको बता दें, खुद सत्ताधारी विधायक अफसरशाही से परेशान है और इसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। अनियोजित सोच का अंबार
ये सरकार का प्रतीक प्रमाण है, भ्रष्टाचार प्रतीक प्रमाण है। केदारनाथ के सोने से अगर हम शुरुआत करें, से लेकर जो विकास में अवरोध इन्होंने लगातार पैदा करे हैं, हमारी ISBT 72 करोड़ का प्रोजेक्ट इन्होंने बनने नहीं दिया, पूरे शहर को तोड़ दिया, हरे भरे पेड़ हमारे काट दिए। तो ये अफसरशाही इतनी हावी है और भ्रष्ट तंत्र मंत्र इतना हावी है। अभी मंगलौर और बद्रीनाथ शुरुआत है, अगली बारी केदारनाथ की है, और उसके बाद जो हमारे अभी उससे पहले जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें इन्हें जो करारा जवाब जनता देने को तैयार है, हम जनता को स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन। हल्द्वानी में अधिकारी किस तरह की देखिए ना, ये यहाँ पे देखिए ना रवैया क्या है। प्रमुख बाजार हल्द्वानी का उसमें एकमात्र टॉयलेट था इस्तेमाल करने के लिए। सोचने का विषय, हजारों लोग हर दिन उसमें आते, हमारी माताएं बहनें आती हैं, उसको आपने पहले तोड़ दिया, वैकल्पिक व्यवस्था दी नहीं। अब हमारी माताएं बहनें अगर बाजार जा रही हैं, उन्हें शौच करने के लिए कोई स्थल नहीं है, इससे बड़ी अव्यवस्था क्या है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। तोड़ने से पहले सीखिए तो, समझिए तो, वैकल्पिक व्यवस्था देना तो सीखिए। केवल अपने सुर में तोड़ दे रहे हैं, बिना नियोजन के, बिना सोच के, तो यही परिणाम होगा। देखिए, आपदा में तो लगातार जान माल का उत्तराखंड को नुकसान हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ, पूर्व अनुमान तो हमें होता ही है। अगली खबर देहरादून से, जहां पिछले साल देहरादून शहर स्वच्छता की रैंकिंग में देश भर में 68वें स्थान पर आया था, जिसके बाद इस वर्ष देहरादून को देश के टॉप 50 शहरों में लाने के लिए नगर निगम ने अपनी कवायद शुरू कर दी। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि हमें सेग्रीगेशन, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग और CND वेस्ट जैसे बिंदुओं पर पिछले साल कम अंक मिले थे, जिन पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेगेसी वेस्ट के निस्तारण का काम प्रारंभ हो गया है और सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीमें 47 वार्डों में जाकर जन जागरूकता अभियान कर रही हैं, जिसके साथ CND वेस्ट के लिए टेंडर प्रक्रिया की चरण में है। पिछले वर्ष हमको स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में 68वीं रैंक प्राप्त हुई थी, 68। इस वर्ष हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 50 शहर में आए। इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जिन बिंदुओं पर पिछले वर्ष हमको कम स्कोर मिला था, जैसे सेग्रीगेशन का पॉइंट था, लेगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग का पॉइंट था, अथवा CND वेस्ट का पॉइंट था, इस बार उन सभी कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। लेगेसी वेस्ट निस्तारण प्रारंभ हो गया है। सेग्रीगेशन के लिए हमारी टीमें 47 वार्ड में जन जागरूकता अभियान लगातार कर रही हैं। CND वेस्ट के लिए भी हम टेंडर प्रक्रिया के चरण पर हैं। तो ये सब चीज़ों पर सुधार आया है और जिन चीज़ों पर हमने पिछली बार अच्छा स्कोर किया था, ये चुनौती भी है कि हम लगातार उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकें। अगली खबर बागेश्वर से, जहां बागेश्वर में बद्रीदत्त पांडे महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार सहित कुल 6 छात्रों की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जिला कांग्रेस पार्टी बागेश्वर के कार्यकर्ताओं ने हरीश सेठानी और कवि जोशी के नेतृत्व में SP ऑफिस बागेश्वर का घेराव किया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। बागेश्वर में छात्रों की गिरफ्तारी का मामला लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। बागेश्वर महाविद्यालय के प्रोफेसरों पर मनुस्मृति पढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। मनुस्मृति पढ़ाने का विरोध करने पर छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार को जेल में डाला गया है। जिस तरीके से छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कैंपस के अंदर पूछा कि ये कौन लोग हैं, निदेशक ने और GSW ने कहा कि ये लोग बगैर परमिशन के यहाँ पर को हैं। 3 प्राचार्य या 4 प्राचार्य वहाँ पर को RSS के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में ये लोग थे। जिस तरीके से बगैर परमिशन के ये लोग कॉलेज परिसर के अंदर थे, तो छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते राहुल कुमार ने, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि होने के नाते पंकज कुमार ने, वहाँ के अध्ययनरत छात्र होने के नाते पंकज पपोला और आपके प्रेमदानू ने उनसे प्रश्न किया। उसके बाद सत्ता की हनक में उनके साथ मारपीट करी गई। वही वीडियो प्रचारित की गई, भाई कोई आपस में ABVP NSU का प्रशासन कॉलेज में विषयों को लेकर, उसके उच्चीकरण का लेकर, अन्य मांगों को लेकर हमेशा विवाद रहता है। तो लेकिन इस विवाद का ये मतलब नहीं था कि अनुसूचित जाति के अध्यक्ष रहते हुए राहुल कुमार को जिस तरीके से और पंकज कुमार को, जिनने संगीन धाराओं में FIR दर्ज करी, पहले तो वो FIR 1 दिन तक 2 दिन तक हो नहीं पाती है, लेकिन प्रदेश सरकार की नीति जिस तरीके से थी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को लगातार पूरे प्रदेश भर में उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर भी था। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बागेश्वर जिला प्रशासन और जिला
जो यहाँ पर पुलिस अधीक्षक जी हैं, कोतवाल जी हैं और बाकी सीओ साहब हैं, उन लोगों को छात्रों का ये छोटा सा मामला था, इस मामले को यहीं पर समाप्त करके आपस में राजी मंदी करके ये निपटाना जाना चाहिए था। और झूठा मुकदमा दर्ज करके उनमें डकैती का मुकदमा करना और ये 7 मुकदमे वहाँ पर किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात। सभी के बच्चे हैं, उन कोतवाल साहब और सीओ साहब और एसपी साहब के भी बच्चे हैं। कल भविष्य में कहीं खुदा खास्ता कहीं वो भी छात्र राजनीति में जाएंगे, कभी ना कहीं किसी छात्र संगठन के साथ जुड़ेंगे और वहाँ कभी उनके साथ भी ऐसी कोई वारदात होती है तो ये भाई एक निंदनीय घटना है। और इसी उसमें मैंने 72 घंटे पहले ही आप सभी को माध्यम से अल्टीमेटम दे दिया गया था। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल के भीमताल में केंद्रीय योजनाओं को लेकर कुमाऊं मंडल के सभी विकास अधिकारियों सीडीओ की बैठक ली है। बैठक के बाद आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि केंद्र पोषित योजनाएं जैसे जल जीवन मिशन, NRLM, मनरेगा व अन्य योजनाओं में हो रहे कार्यों, जल जीवन मिशन, लखपति दीदी के काम की समीक्षा की गई तो बहुत अच्छा पाया गया। आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि सब्जी, दूध, मसाला और ट्राउट मछली के उत्पादन के साथ ही चंपावत जिले में फ्लोरिकल्चर में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, जिससे काश्तकार लाभान्वित हो रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अच्छी आय वाले कार्यों को बड़े क्लस्टर के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर वरीयता दी जाएगी। जो बैठक है जिसमें कुमाऊं के जो जिले हैं उसमें सभी जो मुख्य विकास अधिकारी हैं, सभी सीडीओज, उनकी बैठक रखी गई है। अब मेनली मैं सेंट्रल स्कीम्स का एक तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा था कि क्या प्रोग्रेस है। इसमें सबसे पहले जल जीवन मिशन में, NRLM में, मनरेगा में क्या अच्छे काम हो रहे हैं ये देखा जा रहा था। और जल जीवन मिशन में प्रोग्रेस अच्छी है। केवल हमारी जो लिफ्ट बेस्ड स्कीम्स हैं उसमें थोड़ा बड़े काम होने हैं, जहाँ पे पंपिंग होनी है, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है और मेहनत करने की आवश्यकता है। NRLM में जो लखपति दीदी हैं उसमें जो समूह अच्छा काम कर रहे हैं उनकी समीक्षा की गई। PMAGP में जो लोन्स मिले हैं, सब्सिडी मिली है, उनकी समीक्षा की गई और काफ़ी जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। विशेषकर आपका सब्जी उत्पादन में, दूध में, मसालों में, ट्राउट में, इधर अभी चंपावत की बात करें तो फ्लोरिकल्चर में अच्छा काम हो रहा है, जिसमें कि लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।